नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल वेब शिक्षा पे। दोस्तों मैं मनीष और आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप 10 वीडियो देख के भी वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। तो आज में हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में बिना लेट किए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इंडस वैली भी कहते हैं और हिंदू घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पे मिले। अगर आप पहले से हमारे चैनल के साथ बने हैं तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जेशन भी कहा जाता है। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में ऐसा क्या है जो हम इस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं? जी, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यह टॉपिक, इस टॉपिक से ये हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसकी कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई। दोस्तों इस हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, इन तमाम सवालों के जवाब हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कैसे खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता ये कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं। सन 1857 ईस्वी में रेल की पटरी बिछाने का काम जारी था। उस समय दो अंग्रेज, विलियम ब्रेंटन और लॉर्ड ब्रेंटन, दोनों ने इस काम को लिया था अपने हाथों में। उस समय दोस्तों खुदाई के दौरान एक नीचे जमीन के अंदर एक शहर मिला। उस शहर का नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि वह पाकिस्तान के जमीन पर एक पाकिस्तान पंजाब, जानते हैं दोस्तों पंजाब आपका इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान के हड़प्पा नामक जगह पे वह खुदाई हुई और वहां से वो शहर मिला, इसलिए उस शहर का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है या हड़प्पा शहर के नाम से जाना जाता है। वो सभ्यता हमारी तकरीबन 2350 बीसी से 1750 बीसी तक के बीच में हमारी रही थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, ये जो सभ्यता थी ये काफी ज्यादा मॉडर्न थी उस समय में, जो कि आज के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो आज की जो व्यवस्था है और उस सभ्यता में जो वो व्यवस्था थी वो मैं आपको बताऊंगा, वो जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों कराची से लाहौर की तरफ जो पटरी बिछाने का काम जारी हुआ था उसमें इस शहर का पता चला था और पुरातात्विक विभाग ने इसकी खुदाई करवाई और पूरा शहर, आप नहीं जानकर विश्वास नहीं कर पाएंगे, पूरा शहर कम से कम 15,000 किलोमीटर दूर के रेडियस में फैला हुआ था। यह जो आपका रेडियस था वो आपका एक त्रिकोण, यह जो सभ्यता फैली हुई थी वो त्रिकोण के शेप में थी।
यहाँ जिस जगह पे इसकी खोज हुई थी, जिस जगह पे ये शहर मिला था, उस जगह का नाम हड़प्पा था दोस्तों, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हमारा 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक एक सभ्यता थी, जो कि काफी उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती है। जैसा हमारे खुदाइयों में पता चला है, पुरातात्विक विशेषज्ञों ने पता किया है सभ्यता के बारे में, जहां तक नॉलेज है, उस सभ्यता के हिसाब से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी दोस्तों। क्या विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, जिसके कारण यह बहुत ही फेमस टॉपिक है। दोस्तों विशेषताएं ये है क्योंकि यह नगरीय शहर मानी जाती है, क्योंकि यह शहर नगरीय शहर है। दूसरी है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है इसको विशेष बनाता है वह है जल संरक्षण। जल संरक्षण और नालियों का उच्च स्तर का निर्माण और सड़क का महत्व। इस सभ्यता को उच्च स्तरीय नगरीय शहर या सभ्यता मानते हैं, क्योंकि इनका जो रहन सहन था दोस्तों वो शहर की तरह था बिल्कुल। और जो जल संरक्षण, इनको बहुत अच्छे से पता था जल संरक्षण के बारे में, और ये पानी को स्टोर करते थे, जो वर्षा का जल होता था उसको स्टोर करके और उनका यूज करते थे। नालियों का ज्ञान इनको उच्च स्तर पे था, क्योंकि नालियां उस समय दोस्तों कैसी थी, ढकी हुई होती थी, जो कि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो नालियां कहीं भी आपको ढकी हुई नहीं मिलेगी। ज्यादातर नालियां खुली मिलेंगी आज की सभ्यता के हिसाब से। उस समय हड़प्पा सभ्यता में नालियां जो होती थी वो ढकी होती थी। सड़क का महत्व इनको बहुत अच्छे से पता था। पक्की सड़कों के भी साक्ष्य इस हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। दोस्तों नालियां इनकी ऐसी थी, इनकी बनावट ऐसी थी, इनका शहर और इनका जल निकास का जो सिस्टम था वो ऐसा बनाया हुआ था दोस्तों कि बारिश कितना भी ज्यादा हो, कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन यह कभी भी भरती नहीं थी। और उनका जल कहीं दूर जाके, सारा शहर का जल दूर जाके कहीं गिरता था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बारिश हो जाए 1 घंटा भी, तो आप देख सकते हैं कि जो सड़कें होती हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। जी, इसी से पता चलता है किस कोटि की हमारी सभ्यता नालियों के बारे में और जल संरक्षण के बारे में जानती है। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसकी कुछ पॉइंट्स है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही नाम है दोस्तों। कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मैं आपको बता देता हूं, 2 तरह की सभ्यता रहती थी। एक जो सभ्यता थी दोस्तों वो आपका उच्च कोटि की सभ्यता, एक निम्न कोटि की सभ्यता मान कर सकते हैं, जो एक पश्चिमी भाग में थी दोस्तों। पश्चिमी भाग में ये एक सभ्यता थी, दूसरी थी पूर्वी भाग में। यह एक पूर्वी भाग है, यहाँ पे सामान्य वर्ग रहते थे। सामान्य वर्ग करीब 35,000, आपको आंकड़ों से पता चलेगा 35,000 सामान्य जनसंख्या जो थी उस समय की थी, और सामान्य वर्ग इस जगह पे पूर्वी भाग में रहते थे। यहाँ का जो ये था दोस्तों, ये किसी भी सुरक्षा चक्र से नहीं घिरा हुआ था, जबकि यहाँ पे पुरोहित लोग रहते थे उस समय के।
पुरोहित वर्ग, जो बड़े वर्ग के जो सेना होती थी, या फिर जो एक समाज में अच्छा नाम रखने वाला, जो आज के समय के हिसाब से होता है, बड़े लोग की बात जैसे कहते हैं, तो जो एक बड़ा वर्ग था पुरोहित वर्ग, वो लोग इस पश्चिमी भाग में रहते थे। इस पश्चिमी भाग की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये ऊंचाई पे था, आपका ये ऊंचाई पे था, और ये जो आपका पूर्वी भाग वो थोड़ा निचले भागों में था। दोस्तों, पुरोहित वर्ग लोग जो जहाँ रहते थे वहां पे इनके पीछे सुरक्षा दीवार, इस पश्चिमी भाग में सुरक्षा दीवार बनी हुई थी। ये सुरक्षा दीवार थी आपकी। और सामान्य वर्ग जहाँ रहते थे पूर्वी भाग में, इस हड़प्पा सभ्यता में, वहां पे कोई भी सुरक्षा दीवार का साक्ष्य नहीं मिलता है। दोस्तों, एक और चीज बता दूं कि उस समय जो पुरोहित लोग इस समय पे रहते थे, यहाँ पे बाढ़ का खतरा, चूंकि यहाँ पे रावी नदी बहती थी, ठीक है, इस सभ्यता के पास, ये रावी नदी के पास ही ये सभ्यता बसी हुई थी। तो रावी जो नदी थी, रावी नदी, उससे कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग यानी कि पूर्वी भाग में ज्यादा था, और पश्चिमी भाग उच्च स्तर पे बसी हुई थी। इस वजह से उच्च भाग, पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पे था, इस वजह से पुरोहित वर्ग इस यहाँ पे रहते थे, और इनका सुरक्षा दीवार भी था। दोस्तों, कहीं ना कहीं दो सुरक्षा दीवार, आप एक सुरक्षा दीवार देख रहे हैं, कहीं यहाँ पे एक तो हड़प्पा सभ्यता में धौलावीर नाम जगह एक है, धौलावीर जगह पे त्रिस्तरीय विभाजन मिलता है। दोस्तों, त्रिस्तरीय विभाजन, त्रिस्तरीय विभाजन मिलता है, यानी कि 3 भागों में इस वर्ग को बांटा गया था, जो कि यहाँ पे धौलावीर में इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसका जो विभाजन है दोस्तों, 2 भागों में, ज्यादातर जो भी लेख मिले हैं उनमें ये पता चला है कि 2 भागों में थे, लेकिन कहीं कहीं धौलावीर नाम जगह है, वहां पे त्रिस्तरीय विभाजन मिलता है हड़प्पा सभ्यता के। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि विभाजन कैसे वहां पे रहते थे लोग। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये जो रावी नदी थी, ये हड़प्पा सभ्यता के पास में थी। और दूसरी बात, यहाँ के लोग जल निकास सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से अवेयर थे। उच्च कोटि का जल निकास इन लोगों का सिस्टम था। इन लोगों की जो नगरीय व्यवस्था थी, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये इनका नगर है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, और इसमें जो रोड होती थी, रोड मिली है, और 10 मीटर चौड़ी रोड मिली है, ठीक है, इस सभ्यता में। और जो इनका शहरी नगरीय सिस्टम है दोस्तों, वो आमने सामने एकदम मिली है, बिल्कुल आमने सामने मिली है। तो ये इनका शहर, ये जो शहर है, मैं बता रहा हूँ, इस फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता कैसे बसी हुई थी। मान ये सड़क थी दोस्तों, सड़क जो कि काफी चौड़ी सड़क हुआ करती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों, ये सड़क के अलावा जो इनका एक गली भी बनाते थे, जो कि ज्यादा चौड़ी नहीं थी, ठीक है। और इनका सिस्टम देखिएगा दोस्तों, ये इनके घर हुआ करते थे, और सारे घर सामान्य दूरी पे थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था, सामान्य दूरी पे सारे घर बचे हुए थे। और सड़क जो थी वो सीधी रेखा में हुआ करती थी, सीधी रेखा, बिल्कुल एक सड़क दूसरी सड़क के छोर से मिलती थी दोस्तों। और एक अचंभे की बात है कि इस सभ्यता में, मैं बता दूं आपको, किसी भी घर का दरवाजा मेन सड़क पे नहीं खुलता था। मेन सड़क पे कभी भी किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता था, ठीक है। सब घरों की जो दरवाजे हुआ करती थी, जो मेन एंट्रेंस होता था, वो आपका गलियों में खुला करता था। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब घरों का गलियों में खुलता था। ये छोटी छोटी जो गलियां सामने सामने इनके दरवाजे हुआ करते थे, ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो सबके घर का एंट्रेंस है जो वो आपके इस गली में खुलती थी और गलियों से होके फिर यहाँ से गलियों से होके ये इस मेन सड़क पे मिलती थी। इसका दो कारण था दोस्तों, दो बेनिफिट था कि एक तो धूल मिट्टी इस किसी के घर में सड़क से नहीं जाती थी, दूसरी बात कि किसी भी तरह की दुर्घटना से ये लोग वंचित थे, कोई भी दुर्घटना नहीं होती थी। दोस्तों मैं एक घर की आपको डायग्राम बना के बता देता हूं कि हर घर कैसा था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में आपका हर घर में आंगन हुआ करता था, एक कुआं हुआ करता था और एक स्नानागार और किचन बगल में साथ साथ हुआ करते थे। जी हाँ, उन सबका निकास जो जल निकास हुआ करता था वो सभी गली के नालियों में जाती थी और गली की नालियां सड़कों की नालियों से मिले हुआ करते थे और वो नालियां कहीं दूर जाके पानी गिरती थी। तो मैं आपको बता देता हूँ हर घर की एक डायग्राम बना के बता देता हूँ कि हर घर कैसा था। मान लीजिए दोस्तों ये घर था एक, ठीक है, हर एक घर की बात बता रहा हूँ। इस घर की अगर मैं बात बताऊं, हर घर में एक आंगन हुआ करता था, ये कॉमन था दोस्तों सारे घरों में। एंट्रेंस की बात करें, अगर ये गली है तो यहाँ पे एंट्रेंस हुआ करती थी और एंट्रेंस के साथ साथ एक 10 मीटर ऊंची चौड़ी दीवार हुआ करती थी, जो कि सामने में ही एंट्रेंस के सामने ही दीवार एक बनाया जाता था, ताकि जो अतिथि या जो कोई भी नया व्यक्ति आने वाला हो उसको आंगन डायरेक्ट नजर ना आए। तो वो तो या दो तरह से जाते थे, एक तो दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, तब जाके उनको आंगन मिलता था। और दोस्तों इसमें एक चीज और था कि आपका जो कुआं होता था, हर घर में एक कुआं होता था। हड़प्पा सभ्यता में हर घर में एक कुआं हुआ होता था। दूसरा चीज स्नानागार हर घर में मिलेगा आपको, कुएं के पास मिलता था और किचन भी कुएं के पास ही मिलता था। और इस कुएं से जो पानी निकलता था वो किचन में और आपका स्नानागार में दोनों में काम होने के बाद यहाँ पे जो नालियां बनी थी, सीवरेज का सिस्टम था, वो सीधा आपके गली में होते हुए और मेन सड़क पे जुड़ा था, जिससे जो पानी का निकास का सिस्टम वो प्रॉपर वे में उच्च कोटि का था। जी, दूसरा मैं बता देता हूँ दोस्तों, हर घर की ये कॉमन है, इस तरह से घर की बनावट हुआ करती थी। पूरे शहर का बनावट इस तरह से, जो कि नगरीय व्यवस्था आज के समय में आप देखते हैं वैसे ही उस समय हुआ करती थी। ये बात हो रही है दोस्तों 350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, यानी कि जब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। ईसा मसीह के जन्म से 2350 वर्ष पहले की बात हो रही है। ये सभ्यता कैसे विलीन हुई इसके साक्ष्य अभी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि यह सभ्यता रावी नदी के थ्रू तूफान और बाढ़ के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो चलिए अब इसकी विशेषताएं कुछ जानते हैं। दोस्तों जो ये हड़प्पा सभ्यता दो वर्गों में जो विभाजित था, एक उच्च वर्ग एक सामान्य वर्ग, जहां पुरोहित लोग रहते थे और जहां सामान्य लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे ये कच्ची ईंटों से ये दीवारें बनी होती थी और इनका जो दीवार था दोस्तों वो बाहर की तरफ पक्की ईंटों का और अंदर की तरफ कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये उनका पुरोहित लोग जहां रहते थे पश्चिमी भाग में, उसकी बात मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे सुरक्षा दीवार भी इनके पश्चिमी भाग में देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि पक्की ईंटों के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। जी हाँ, पक्की हुए ईंटों की साक्ष्य भी मिलती है और पक्की सड़कों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको मैं बता दूं कुछ और पॉइंट्स हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए चूनेगार का यूज किया जाता था। चूनेगार का यूज किया जाता था दो ईंटों को जोड़ने के लिए। तो दो ईंटों के जोड़ने के लिए आपको चूनेगार का यूज किया जाता था। चूना उस समय अत्यधिक यूज में था दोस्तों। आज जैसे सीमेंट है वैसे उस समय चूना हुआ करता था, चूनेगार का यूज किया करते थे।
दोस्तों एक जगह है कालीबंगा, कालीबंगा, यहाँ पे कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है, कच्ची ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा जगह से मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से, प्राचीन भारत में जब प्राचीन भारत से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हड़प्पा सभ्यता से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे अगर बात करें आप एसएससी, सीजीएल या आपका रेलवे के एग्जाम में, या बात करें यूपीएससी मेंस प्री, दोनों एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन आते हैं। तो काफी यूपीएससी के टर्म में देखें या फिर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हड़प्पा सभ्यता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों कई बार यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी, यानी कि इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पूछा जाता है, भौगोलिक विस्तार के बारे में किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। दोस्तों भौगोलिक विस्तार मैं हड़प्पा सभ्यता की बताऊं तो उस समय चार तरफ मैं बता देता हूं आपका, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से लेकर शुक्ता गेडोर, शुक्का गेडोर एक स्थान है, आलमगीर स्थान से लेके शुक्का गेडोर तक एक आपका ये हड़प्पा सभ्यता मिलता है। और दूसरा है दोस्तों मांडा से लेकर दैमाबाद, मांडा से लेकर दैमाबाद तक की साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के, यानी कि हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर में फैला हुआ था। अब ये नाम ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऐसे पूछ लिया जाता है कि मांडा किस स्टेट में पड़ता है, भारत के किस स्टेट में मांडा पड़ता है, या दैमाबाद या आलमगीरपुर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसको याद करने का भी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि इसका जो विस्तार है ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने ट्रिक बना दी है और मैं वो आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, पहले मांडा लेंगे, ठीक है, मां, फिर ये लेंगे आम, दैमाबाद दे, ठीक है, यहाँ पे आपका सुन रहेगा तो सुन मां आम दे, ये भी आप कह सकते हैं, यानी कि शुरू से आपका शुक्ता गेडोर हो गया और मां से हो गया मांडा, आम से हो गया आलमगीरपुर और दे से हो गया दैमाबाद। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, ये ट्रिक्स है आपका, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक्स मैंने बताया आपको ताकि आपको याद रहे कि हाँ सुन मां आम दे, यानी कि शुक्ता गेडोर से लेकर आपका आलमगीरपुर और मांडा से लेकर दैमाबाद तक, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, यहां से और यहां से, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दैमाबाद किस स्टेट में पड़ता है, आलमगीरपुर किस स्टेट में पड़ता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सा जगह किस स्टेट में है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो पाकिस्तान, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो उसकी मैं बात बता देता हूँ। अफगानिस्तान से लेकर, ठीक है, आपका शोक्तघई, ठीक है, शोक्तघई तक फैला हुआ था। इसमें से आपका राजस्थान भी आ जाता है, सिंध, पंजाब पाकिस्तान वाला, गुजरात आ जाता है इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश है आपका, हरियाणा आ जाता है, काठियावाड़ आ जाता है। तो इन जगहों पे पूरा फैला हुआ था ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था आलमगीरपुर, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि आलमगीरपुर किस स्टेट में पड़ता है या आपका मांडा किस स्टेट में पड़ जाता है, ठीक है। तो हम इसका देख लेते हैं दोस्तों
यहाँ पे राजस्थान में है कालीबंगा, जो मैंने आपको बताया था। कालीबंगा में जो कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं वो आपका राजस्थान में पड़ता है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कालीबंगा जो है राजस्थान में है। सिंध में आपका मोहनजोदड़ो था, ठीक है। चिन्हुद्रो था आपका, आमरी था, ठीक है। चिन्हुद्रो, आमरी और कोटरी जी, ठीक है, ये आपका सिंध में पड़ता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो पंजाब है, उस पंजाब में दो हिस्से किए गए थे, पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पश्चिमी में आपका हड़प्पा पड़ता है दोस्तों, पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में रोपण, बारा और संघोल पड़ता है। गुजरात में कच्छ पड़ता है और सुरकोटडा पड़ता है। उसके बाद देशालपुर पड़ता है और धोलावीरा पड़ता है आपका गुजरात में। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आलमगीरपुर जो पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हुलास जो पड़ता है वो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है। आलमगीरपुर तो प्राचीन भारत में अगर हड़प्पा से क्वेश्चन आता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आलमगीरपुर है वो आपका कहाँ से पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, तो आप उत्तर प्रदेश मानेंगे। हरियाणा में आपका वनावली है और मितालथल है आपका, ठीक है। काठियावाड़ में लोथल है और आपका रंगपुर है। दोस्तों लोथल जो है आपका, ये लोथल गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ ये भी, ठीक है, गुजरात के उसमें पड़ता है। तो ये आपका उस समय लोथल में आपका ये हड़प्पा सभ्यता का जो था सबसे बड़ा बंदरगाह, तो उस समय लोथल में हुआ करता था। और लोथल आपका कहीं ना कहीं गुजरात में ही पड़ जाता है, काठियावाड़, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये सिविलाइजेशन जो मुख्य रूप से, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये मुख्य रूप से 2-3 चीजों के लिए जानी जाती है। एक नगरीय व्यवस्था, जो इनकी नगरीय शहर थी, ठीक है। तो नगर जो था, नगर इनका हड़प्पा सभ्यता 2 बातों के लिए जानी जाती है, 2-3 बातों के लिए जानी जाती है। पहला, उस समय का सभ्यता जो कि 2350 बीसी में था, ठीक है, उस समय की सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता। और ये इसलिए विशेष तौर पे जानी जाती है क्योंकि नगरीय व्यवस्था यहाँ थी, ठीक है, हड़प्पा में। दूसरी थी दोस्तों, इनको जल संरक्षण और नालों के बारे में, और आपका नालों की विशेष व्यवस्था, उच्च कोटि की व्यवस्था नालियों का इन्होंने कर रखा था। और सड़कों के बारे में कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस था कि सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस बारे में इस सभ्यता को पता था, इसलिए इस सभ्यता पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है प्राचीन भारत से। तो ये बहुत मेन टॉपिक था दोस्तों जो मैंने आज आपको कवर कराया है। लगभग आपको कवर करा दिया है, ठीक है, 90% कवर करा दिया है। कुछ बचता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां पे कमेंट डाल देना दोस्तों, ठीक है। कमेंट में पढ़ लूंगा, आपका जवाब दे दूंगा। अगर कुछ नहीं आया होगा समझ में तो मैं जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो ये सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यूट्यूब पे कहीं भी अगर वीडियो देखते हैं आप, कहीं से भी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सारी जगह से मैं गैदर करके एक जगह आपके लिए बनाया हूँ ये वीडियो। तो आशा करता हूँ लाइक और शेयर करेंगे, और इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।